का क्या है, हम लोगों ने एनिमेशन स्लाइड शो क्या होता है, ठीक है। बेसिक अपनी अपना सॉरी वेबसाइट कह रहा हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर डिजाइनिंग किस तरीके से की जाती है किसी भी स्लाइड की, हम लोगों ने वो देखा। स्लाइड को पावर पॉइंट के अंदर कैनवस कहा जाता है, जिसमें वहाँ पर सब कुछ डिजाइन हो रहा होता है। बाहर का जो हिस्सा होता है उसको वर्क स्पेस कहते हैं। एग्जैक्ट वही सेम सिनेरियो जो आप लोगों के पास ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर होता है। अगर आप लोगों ने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह पढ़ा हो तो ये बात याद रखिएगा, फोटो उसमें पावर पॉइंट में, वर्ड में और एक्सेल में, तीनों में ना वैसे ऑप्शन सेम है लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा। वो क्या है कि अगर आप होम इंसर्ट डिजाइन का टैब देखो तो तीनों में सेम ही होता है तकरीबन, ठीक है। इंसर्ट में जाके वो शेप्स डाल देता है, पता नहीं क्या क्या चीजें उसके अंदर इंसर्ट में होती हैं। तो इंसर्ट का टैब तो तकरीबन ऑलमोस्ट तीनों चीज तीनों जगहों पे सेम होता है, होम के अंदर भी, उसमें वर्ड के अंदर भी, एक्सेल के अंदर भी और पावर पॉइंट के अंदर भी, ठीक है। अब हम आज क्या करेंगे, हम इन तीन चीजों का एक ओवरव्यू करेंगे कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या। हम लोग उन ऑप्शंस को मैच करेंगे कि यार हमारे पास वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में ऑप्शंस होते हैं नहीं होते। पावर पॉइंट के अंदर कोई एडिशनल फीचर अगर है तो हम लोग वो देख लेंगे जरा सा, ठीक है। देखो पावर पॉइंट में ना हमारा जो यूजेज है, ऑल्दो पावर पॉइंट बहुत बड़ा है, और इवन अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड भी अगर आपको एक महीना भी पढ़ाया जाए मैं समझता हूँ कम है, क्योंकि वर्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो बहुत एडवांस भी हैं। एक्सेल के अंदर भी ऐसे ही है, एक्सेल के अंदर भी अगर आप एडवांस एक्सेल की तरफ निकलते हो तो आपको एक महीने भी अगर एक्सेल पढ़ाया जाए तो कम है। लेकिन मसला ये कि जो हमारी फील्ड के हिसाब से हम लोगों को चीजें पता होनी चाहिए ना, हम लोगों ने उन्हें डिस्कस करा है। बाकी सारी चीजों का ऊपर नहीं गए तो हम लोग पावर पॉइंट के अंदर भी यही करेंगे इंशाल्लाह, कि हम लोग अपनी वो सारी चीजें जो हम लोगों को प्रोजेक्ट में यूज होनी, जो हमें प्रेजेंटेशन देते हुए यूज करनी है, उन सब चीजों को हम लोग एक दफा गो थ्रू करेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते वक्त, उसकी प्रेजेंटेशन देते वक्त हम लोगों के पास जो जो चीजें यूज होंगी उसको देखेंगे। तो हमारे पास पावर पॉइंट पे जब भी आप खोलोगे तो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बात करी थी कि देखो पावर पॉइंट पे भी यस प्रेजेंटेशंस बनती हैं, लेकिन पावर पॉइंट के अलावा कैनवा भी आपके पास अब यूज हो रहा है, जो कि कैनवा पे लोग क्या करते हैं प्रेजेंटेशंस बना के, अब तो खैर कैनवा को भी लोग पीछे छोड़ चुके हैं। टॉम एआई के ऊपर, अब अगर शायद आप लोगों ने उसका एड वगैरह देखा हो, कभी इसका नाम सुना हो, तो एआई टूल्स को यूज करके भी वो लोग प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। वो लोग सिर्फ अपना कंटेंट उसके अंदर डाल देते हैं कि मेरा कंटेंट इस बारे में है, पूरी स्लाइड प्रेजेंटेशन वगैरह बना के, एनिमेशन वगैरह बना के वो आपको दे देता है। लोग उसको भी यूज कर रहे हैं, फ्री टूल होता है एआई का। लेकिन हम लोगों का ना वो कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप उस एआई के फ्री टूल से जनरेट करोगे अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है, तो वो उस पे ना एक अपना वाटरमार्क, अपना लोगो लगा के दे देगा, जो कि आप अपना ई प्रोजेक्ट सबमिट करते वक्त अगर डालोगे तो फिर वो समझ में आ जाएगा कि आपने क्या करा है, एआई टूल की मदद ली है। तो हम लोग या तो कैनवा को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या तो हम लोग पावर पॉइंट बना सकते हैं। अब पावर पॉइंट बनाने बैठोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो कभी भी आप प्रेजेंटेशन बनाने बैठो तो स्क्रैच से मत बनाना। बहुत ही कोई फजूल चीज होती है कि स्क्रैच से प्रेजेंटेशन बनाना। इसके अंदर से कोई भी आपके पास जो टेम्पलेट है ना उसको यूज करो अपने पास, ठीक है, सिंपली। तो अगर जैसे फर्ज करो हमारे पास, अगर आप मोड थीम पे जाओ तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इन ऑप्शंस में से आप कोई भी चूज करो। अभी यही ऑप्शंस आपके पास एक्सेल की वर्कबुक पे भी होता है, जिसमें बने बनाए टेबल वगैरह पड़े हुए होते हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। वर्ड पर भी होता है जिसमें बनी बनाई सीवीज वगैरह, रेज्यूमे वगैरह पड़ी हुई होती है, आपसे जिसको क्लिक करो, चेंज करो और आपकी सीवी या रेज्यूमे तैयार हो जाती है। इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन का होता है, बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं। इसी तरीके से अगर पावर पॉइंट की बात करो तो यहाँ पे भी टेम्पलेट्स पड़े हैं पहले से, ठीक है। कोई भी टेम्पलेट आप चूज करो, जैसे फर्स्ट करो आपने यहाँ पे कोई भी इस तरीके का टेम्पलेट चूज करा, क्लिक करने के बाद क्रिएट करो और अपने ई प्रोजेक्ट के हिसाब से इसकी कलर स्कीम और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा उसको मॉडिफाई करो। अब आपके पास इस थीम के अंदर ना बेसिकली दो स्लाइड बना के दी है इसने, ये थीम है। थीम के अंदर जितनी स्लाइड्स लेते रहोगे ना, अब इसी थीम के ऊपर आपकी स्लाइड्स बनती चली जाएंगी। आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो यस यू कैन चेंजेस कर सकते हो, लेकिन जो थीम अप्लाई होगी ना वही वाली अप्लाई होगी। इस थीम को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बताता हूँ किस तरीके से करना है। टाइटल लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होगे तो आपके पास टाइटल में तो आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा। प्रोजेक्ट के नाम के बाद आपके टीम मेंबर्स की स्टूडेंट आईडी वगैरह, उनके नाम वगैरह आपने लिखे होंगे, ताकि आपका पता चल सके प्रॉपर कि आपका ग्रुप कौन है, ठीक है। तीसरा, दूसरे अगर इसकी तरफ आते हो तो देखो यहाँ पे इन्होंने ना कुछ टाइमलाइन बताया हुआ है। ये जो प्रेजेंटेशन जो थीम है, ये आप लोगों के पास नहीं समझ लो एक तरीके से कारीगर, इसलिए कि इस तरीके का कुछ टाइमलाइन आपने बताना होता है 30 दिनों के अंदर कि आप लोगों ने किया क्या। प्रेजेंटेशन का जो बेसिक मकसद है ना, वो ये होता है कि प्रेजेंटेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगाते हम लोग। एक स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, मैक्सिमम 4 स्लाइड करके हम लोग खत्म कर देते हैं। होता क्या है उनमें, पहले में तो हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं अपने प्रोजेक्ट का। जैसे फर्स्ट करो हमारे पास ये स्लाइड आई, इस स्लाइड के बाद आप लोगों ने लिखा भाई हमारा प्रोजेक्ट, हमारा जो बैच है वो 2309 है, हमारे पास ग्रुप में हमारे पास ये बंदे शामिल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक नई स्लाइड होगी जो कि आप किसी भी तरीके से ले रहे हो। अब देख रहे हो इसकी थीम ही चेंज हुई है बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो पहले यहाँ पे अगर ब्लैंक स्लाइड भी लूंगा तो उसकी भी थीम थोड़ी सी चेंज हुई है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ यहाँ पे सिंपली देखो, इस थीम को फॉलो कर रहे हैं, ये जो नीचे वाली थीम है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो थीम आप सिलेक्ट करते हो ना, आपकी जितनी भी स्लाइड्स आप लोगे वो उस थीम को फॉलो करेंगे। अगर थीम डिसेंट लोगे
थोड़ा सा हरी भरी थीम नहीं लोगे तो उसको एडिट करने में मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी से एडिट हो जाएगा। और डिसेंट थीम ही लेना, ये मेरा जाती मशवरा है आप लोगों को। इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी थीम लगा लेते हैं लोग, उसके अंदर फिर उसको कस्टमाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको, ठीक है। सो हमारे पास चूंकि इतना कंटेंट होता नहीं प्रेजेंटेशन में, अगर आप लोग बताने बैठ गए, देखो प्रेजेंटेशन में ये बात याद रखना, कभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लगता प्रोजेक्ट का। प्रेजेंटेशन में सिर्फ आपने ये बताना होता है कि आपके प्रोजेक्ट का एक आइडिया क्या है, यानी कि आपने प्रोजेक्ट के ऊपर बता दिया कि भाई मेरा प्रोजेक्ट इस बारे में है, ये मेरा 2309 ग्रुप है, ये हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, ये आपकी इंट्रोडक्शन की स्लाइड होती है। इंट्रोडक्शन में आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हो कि आपका प्रोजेक्ट था क्या। थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर चैट जीपीटी से पैराग्राफ निकालो, कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट करो, ठीक है। तो वो आपका इंट्रोडक्शन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट के नंबर नहीं कटते, प्लेगरिज्म के नंबर नहीं कटते, आप लोग यूज कर सकते हो चैट जीपीटी को। तो बस यहाँ पे ना अपने पास एक इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाल दो, इंसर्ट पे जाके आप लोगों ने सिंपली शेप सॉरी इंसर्ट पे जाके शेप्स लो, टेक्स्ट बॉक्स टूल लो, और टेक्स्ट बॉक्स टूल लेने के बाद यहाँ पे हेडिंग डाल दो इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपके पास ये चीज इंट्रोडक्शन की हो गई। अब इसके नीचे आपने भर भर के पूरे पैराग्राफ लिख दिया कि हमारे प्रोजेक्ट में ये भी था वो भी था, तो एक स्लाइड तो आपके पास इंट्रोडक्शन की होगी। इसके अंदर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, कोई स्क्रीनशॉट नहीं होते, ठीक है। बस इस किस्म का ख्याल रखना कि जब आप प्रेजेंटेशन बना दो, टीम मेंबर्स का इंट्रोडक्शन दे दो, अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दे दो, तो इस किस्म का ना, ये तो खैर एक एग्जाम्पल है। लोग क्या करते हैं, लोग ना टेबल्स बनाते हैं। अब टेबल्स क्या होते हैं, ये देखो, आप अपने पास कोई नई स्लाइड लो, अब उन्हें ये बताना होता है कि भाई उनके पूरे 30 दिनों के अंदर उन्होंने काम किस तरीके से करा, किस किस बंदे ने क्या काम करा, डिवाइड किस तरीके से करा, वो प्रेजेंटेशन के तौर पर बताते हैं। इस प्रोजेक्ट में था क्या क्या, कितने मॉड्यूल थे, कौन से पेजेस बनने थे, किस तरीके से बनने थे, तो वो सब कुछ है ना उनको बताना पड़ता है स्लाइड्स के अंदर। अब वो कैसे बताते हैं, अब जैसे अगर तुम इसको देखो तो इसने ना टाइमलाइन बताई हुई है सालों की, 2017, 18, 19 और 20, यानी कि इसने तो साल कर करके बताया है। आप क्या करोगे, शुरू के 5 to 10 डेज बता दो, 10 to 15 डेज बता दो, तो आप यहाँ पे बता के उनकी पूरी टाइमलाइन बता सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ये काम करा, फिर ये काम करा, फिर ये काम करा। तो ये टाइमलाइन आ गया आपके पास। कुछ लोग इसी टाइमलाइन को थोड़ी दूसरे तरीके से दिखाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ जाके इंसर्ट पे टेबल का ऑप्शन होता है आपके पास। टेबल यूज क्यों होता है, ये आपके पास एक ना सेक्शन बना देता है, छोटे छोटे बॉक्स। एक्सेल की शीट देखिए आप लोगों ने, एक्सेल की शीट में छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं वो बॉक्सेस बना देता है। उसमें लिखना ना चीजों को, इन्फॉर्मेशन को वो बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है कि यार कौन सी चीज कहाँ पे लिखी है। अब जैसे फर्ज करो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूं, उठा के एक इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ लिख दिया, कॉपी करा, एक यहाँ पे लिख दिया, ये बहुत ही अजीब सा लगा है। अगर मैं बकायदा सेक्शन बना बना के काम करूंगा ना, तो मैं अच्छी तरीके से पढ़ सकता हूँ कि कौन सी चीज किससे रिलेट कर रही है। तो जब हम यहाँ पे काम करते हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि जैसे आप नई स्लाइड पर आए, तो कुछ लोग क्या करते हैं, टेबल पे जाके यहाँ से ना अपनी मर्जी का टेबल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे फर्स्ट करो, उन्होंने बोला कि भाई मेरी टीम के अंदर 4 मेंबर थे, तो उन्होंने 4 बंदों के लिए ये ले लिया 4 बॉक्सेस, और 4 बॉक्सेस के बाद उन्होंने यहाँ बता दिया कि उन 4 बंदों ने काम क्या करा। देख रहे हो नीचे हमारे पास ये चीजें ऐड होती चली जा रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास इसके थ्रू ना वो लोग क्या करते हैं, जब उनका टेबल एक क्रिएट हो जाता है, इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं। वो बताते हैं कि भाई हमारे ग्रुप में एक बंदा था इमरान, उसने ये काम करा, नीचे लिस्ट डाउन कर दिया सारा। जैसे यहाँ पे उन्होंने टाइप करा कुछ इस तरीके से, उन्होंने बोला भाई हमारे ग्रुप में एक बंदा इमरान है, इमरान ने हमारे पास हमारी वेबसाइट का जो है वो फ्रंट एंड संभाला हुआ है, ठीक है। फ्रंट एंड के बाद इमरान ने ही हमारी वेबसाइट के लोगो संभाले हुए थे, ठीक है। इमरान ने ही जो है ना हमारे सारे बैनर संभाले हुए थे वेबसाइट पे जो यूज हुए हैं, यानी कि टोटल काम इमरान ने ही करा है, हम टीम कुछ भी नहीं करके आए, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो यहाँ पे पूरा एक चार्ट के थ्रू। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर ना वो यहाँ पर लेबलिंग कर देते हैं कि इमरान ने ये काम 5 से 10 दिन के अंदर करा, उसने ये काम 10 से 15 दिन के अंदर करा। तो वो पूरे 30 दिन को डिवाइड करते हैं। अब वो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरीके से करते हो। अब जैसे इन्होंने तो यहाँ पे खुद थीम के अंदर करके दिया इस तरह एक टाइमलाइन पूरी डिफाइन करी हुई है कि टाइमलाइन में आप लोगों ने करा क्या है, ठीक है। 2017, 2018 इन्होंने साल में डिवाइड करा हुआ है, आप लोग दिनों के अंदर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी यूज कर सकते हो, वरना इस किस्म की कोई हेडिंग वेडिंग डाल के ना वहां पे अपना टेबल बना दो, और टेबल को भी यूज कर सकते हो। ये है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन जब आप इसको यूज करोगे प्रेजेंटेशन में, एटलीस्ट बोलने के लिए कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि कुछ लोग आते हैं वो जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखाते हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन दिखा के हम लोग क्या करेंगे, इसको और बेहतर बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी किसी भी स्लाइड पर जाओ, और स्लाइड पर जाने के बाद वहां पे ट्रांजिशन या एनिमेशन लगा दो। जब आप ट्रांजिशन एनिमेशन अप्लाई करोगे उसके ऊपर, तो इसका लुक और फील ही बदल जाएगा। जाहिर सी बात है हम लोग किसी को भी ऐसे खोल के नहीं दिखाते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग F5 प्रेस करते हैं, स्लाइड शो पे जाते हैं, अब यहाँ से ऐसे दिखाना शुरू करते हैं। अब मैं जैसे ही स्पेस दबाऊंगा यहाँ से, तो ये मेरे पास दूसरी स्लाइड पर ऊपर आएगा, जो कि बिल्कुल भी अजीब सा लग रहा है, मतलब बहुत ही बेकार सा लग रहा है। तीसरी स्लाइड पर आऊंगा तो ये भी बहुत सिंपल सा लग रहा है। तो इसको थोड़ा सही करने के लिए आप लोगों ने जो लास्ट क्लास में चीजें सीखी हुई है ना, एनिमेशन, ट्रांजिशन, वो चीज अप्लाई कर सकते हो। किसी चीज के ऊपर अगर कस्टम एनिमेशन आपने लगानी हो अपने हिसाब से, यानी कि आप चाहते हो कि मेरे पास जो एनिमेशन वहां लगी हुई है
उनको ना यूज कर सकूं, मैं अपनी कस्टम खुद बनाना चाहता हूँ। तो आप ना यहाँ पे लाइंस वगैरह को, शेप्स वगैरह को यूज करके कस्टम भी बना सकते हो। जैसे अगर आप फर्ज करें, इसको मैं बताऊं, इस टेबल की बात करते हैं। इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करा, मुझे इस टेबल पे एनिमेशन लगानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एनिमेशन पे जाऊंगा, क्योंकि स्लाइड के अंदर है तो एनिमेशन लगेगी। पूरी स्लाइड पर अगर आप एनिमेशन लगाने की बात करोगे तो वो क्या होता है, ट्रांजिशन होती है। ठीक है, तो हमारे पास एनिमेशन पे गए, ऐड एनिमेशन, और एनिमेशन पे जाने के बाद ये देखो यहाँ पे हमारे पास मोर एंट्रेंस इफेक्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप मोर एंट्रेंस इफेक्ट भी ले सकते हो, वरना मोशन पाथ। अब ये मोशन पाथ क्या चीज है, ये सिर्फ लाइंस है, इनमें से कोई भी लाइन आप सिलेक्ट करोगे ना, उसके बिहाफ पे आपकी एनिमेशन एनिमेट होना शुरू हो जाएगी। ग्रीन जो डॉट होता है आपके पास, ये शो करता है कि ये यहाँ से शुरू होगा, और रेड डॉट का मतलब होता है यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब जैसे फर्स्ट करो, हमारे पास सिंपल लाइन, अब ये बता रहा है कि ये ऊपर से शुरू होगा, नीचे आके खत्म हो जाएगा। तो यानी कि एनिमेशन अलग अलग तरीकेकार से आप लोग लगा सकते हो अपने पास। जैसे अगर मैं फर्स्ट करें इसको सिलेक्ट करूँ, तो ये देखें, ऊपर से सिलेक्ट करके हमारे पास ये नीचे आके एंड हो रहा है। तो अब हमारे पास इस किस्म की चीजों को ना हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। कोई आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, उसको अलग अलग तरीके से एनिमेट करना शुरू करा, फिर आप लोगों को इस बात का पहले से अंदाजा है कि विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, ऑन क्लिक, ये सब क्या होता है। ऑटोमेटिक स्लाइड अगर चलानी है तो किस तरीके से चलेगी, तो वो हम लोग काम बहुत पहले करके आ चुके हैं, मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा है। उसके बाद में तो हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो तकरीबन चीजें आपको पता ही है। ऊपर हमारे पास एनिमेशन के ऊपर ऑप्शन आ रहे होते हैं, ये रहा ड्यूरेशन का, ड्यूरेशन के बाद ऑन क्लिक। हाँ सर वो स्लाइड चेंज करने को फिर दबाए ना, वो कैसे हो? देखो, अगर तो तुम लोग अपने पास स्लाइड को ऑटोमेटिकली चेंज करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली चेंज बिल्कुल वैसे होगा जैसे तुम लोग एनिमेशन में चेंजेस कर रहे हो। जाके तुम लोग क्या करो, यहाँ पे ना ड्यूरेशन सेट कर दो इसका, यहाँ पर आके स्लाइड पे जाके स्लाइड शो, और स्लाइड शो पे जाके ना यूज टाइमिंग्स का ऑप्शन नजर आ रहा है तुम लोग यहाँ पे, ये वाला, ये यूज टाइमिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है ऊपर। देखो हमारे पास यहाँ पे अच्छा, एक और चीज, तुम लोग जब अपनी जो स्लाइड या एनिमेशन वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी तुम दे रहे हो, तुम उसको पहले से भी रिकॉर्ड करके लेकर आ सकते हो। किस तरीके से, तुम लोगों ने घर बैठ के एनिमेशन वगैरह बनाई, अच्छा अब उसमें वीडियो, पीछे ऑडियो मत डालो, तुमने कितनी स्लाइड पे कितना टाइम देना है तुम पहले रिकॉर्ड कर लो। अब रिकॉर्डिंग से होता क्या है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ ना, मेरे पास एक काइंड ऑफ अलग से एक स्लाइड शो क्रिएट हो जाएगा, वो एक MP4 फाइल के अंदर होगा। उसको तुम ला के यहाँ पे रखो। अब कोई कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी स्लाइड शो को जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो वो पहले से उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनको पता होता है कि इस स्लाइड पे मैंने इतना टाइम देना है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने उतना टाइम देना है, उसके बाद वाली स्लाइड पे इतना टाइम देना है, तो उसको रिकॉर्ड करके ले आते हैं। जब वो प्रेजेंटेशन में बात कर रहे होते हैं ना, तो वो उतना ही टाइम दे रहे होते हैं उस स्लाइड को जितना उन्होंने वीडियो में दिया हुआ होता है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वीडियो के अंदर चेंजेस हो रही होती है, तो वो उस तरीके से भी यूज कर रहे होते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है यूज टाइमिंग्स का। यूज टाइमिंग पे अगर आप चले जाओ और उसके बाद आप यहाँ पे जाओ ऑटोमेटिक पे, तो प्राइमरी मॉनिटर व्यू, ये तो है अलग सीन है आपके पास। सेटअप स्लाइड शो के ऊपर चलते हैं। अब देखो, सेटअप स्लाइड शो के बाद आपके पास एडवांस स्लाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है मैनुअली, और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग टाइम इफ प्रेजेंट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई टाइमिंग दी भी होगी, तो ये उसको यूज करते हुए आगे की तरफ चले जाएगा। तो टाइमिंग यहाँ पर आपके पास किस तरीके से दी जा सकती है, जरा एक दफा वो भी चेक करते हैं। स्लाइड शो मॉनिटर ऑटोमेटिक हो गया, यूज प्रेजेंट, और उसके बाद ब्राउज डैट कियोस्क और शो स्लाइड्स ऑल, या फिर हम लोग काम करते हैं बल्कि इसको ऑल पे रहने देते हैं। यूज टाइमिंग कर देते हैं हम लोग, प्ले नरेशन, ठीक हो गया। और उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे मैनुअली, हम लोग काम करते हैं कि स्लाइड शो के ऊपर ना मैनुअली रख देते हैं अभी फिलहाल, वैसे है तो मैनुअली, हम लोग इसको मैनुअली रख के क्या करेंगे, लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। यहाँ से यार ये देखो छोटी छोटी चीजें ना, छोटी छोटी सेटिंग्स आप लोगों को खुद ही बता रहा है कि अगर आप लोगों ने एस्केप जब तक नहीं दबाना, तब तक आप चाह रहे हो कि स्लाइड शो चलता रहे, तो आप ये सारे ऑप्शन पे चेक लगा दो। जब तक आप एस्केप नहीं दबाओगे, स्लाइड शो ऑटोमेटिकली खुद ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि जाहिर सी बात है, अब आप लोगों के डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आप लोगों की प्रेजेंटेशन बड़ी है, तो ये वाली सेटिंग्स करने का फायदा है, वरना इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आप लोगों को यूज यूज क्यों करोगे इनको। ठीक है, तो हम लोग वैसे अपने दिमाग में ही रख लेना कि देखो, प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स हैं, सबसे पहले तो 5 स्लाइड्स पर टॉपिक आप लोग बना सकते हो अपने हिसाब से। उसमें होगा क्या क्या, पहला तो आपका कवर पेज है, ठीक है, बेसिक कवर पेज। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन है, आपका इंट्रोडक्शन नहीं है, आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट वगैरह इसमें नहीं होती। तीसरा, आपका टाइमलाइन, ड्यू डेट आपकी कि कब से कब तक आपके पास ड्यू डेट थी उसकी, यानी कि 30 दिन कब से शुरू हुए कब खत्म हुए, डेट बता दी। उसके बाद उसकी टाइमलाइन बता दी पूरी की पूरी। अब उस टाइमलाइन के थ्रू अगर आपने रिकॉर्ड करना है, तो आप रिकॉर्ड कर लो अलग से हर स्लाइड पे जाके, वरना आप लोग इसको मैनुअली भी चला सकते हो। जैसे अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे आके रिकॉर्ड करूँ इसको, तो अब यहाँ पे ना जरा चेक करें कि इस स्लाइड के ऊपर जैसे ही मैं रिकॉर्ड करूंगा ना, तो ये स्लाइड कितनी देर रुकनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा इसको रिकॉर्ड करके लाके दे देगा मुझे। जब इसको फाइल को मैं सेव करूंगा, तो ये काइंड ऑफ वीडियो फॉर्मेट के अंदर सेव होगी मेरे पास, और ये भी फिर ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जितना आप बताते रहोगे, पीछे ऐड करते रहोगे चीजों को, उतनी ज्यादा आपके पास चीजें यहाँ पे ना चलती रहेंगी। जैसे फर्स्ट करें, अगर मैं रिकॉर्ड का बटन क्लिक करता हूँ,
तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने इनको लास्ट टाइम वो लोग जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते तो वो लोग ना घर पे आके रिकॉर्ड करते हैं चीजों को। उनसे प्रेजेंटेशन अगर यहाँ पे नहीं दी जा रही होती तो वो हर स्लाइड पे कितना टाइम देना है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही वो मैन्युअली स्लाइड पे आगे जाते हैं तो वीडियो बन जाती है पूरी उनके पास। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने का तरीकेकार उनको पूरा पता होता है पहले से। तो अगर फर्स्ट करो, मैंने इस स्लाइड को अभी फिलहाल मेरे पास टाइम नोट हो रहा है, टाइम चल रहा है मेरा पीछे। अब इस स्लाइड पे मैं टाइम दे रहा हूँ 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। 15 सेकंड के बाद जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा और जब स्लाइड शो चलाऊंगा, अब चूंकि ये स्लाइड रिकॉर्ड हुई है मेरे पास, जैसे ही मैं 15 सेकंड पूरे होंगे ना ये स्लाइड चेंज होगी, इसकी जगह दूसरी स्लाइड आ जाएगी मेरे पास। तो ये आप यूज कर सकते हो अपने पास टेक्निक, अगर आप थोड़ा सा हेजिडेंट हो चीजों को समझने में तो आप घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो सुकून से। रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद उस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे लाके सिर्फ प्ले करो। अच्छा ये बात याद रखना, पीछे से पहले से साउंड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाँ मैंने रिकॉर्ड करा हुआ है, तो मुझे 15 सेकंड या 10 सेकंड इस स्लाइड के ऊपर बोलना है, ठीक है। लेकिन वो अगेन वो बहुत ज्यादा डिमांड, स्किल की डिमांड है इसके अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप आगे पीछे होते हो, पहले खत्म कर दिया आपने और आपकी स्लाइड में 15 सेकंड का टाइम पहले से सेट हुआ हुआ है, तो वो 15 सेकंड पूरा करके ही फिर हटेगा, ठीक है। उसके अलावा नहीं, वरना फिर आपको मैनुअली हटाना पड़ेगा, इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास जब भी कभी आप स्लाइड शो की बात करते हो तो आपने पर स्लाइड पे कितना टाइम देना, आप इस तरीके से एक वीडियो क्रिएट करते हो अपनी। वीडियो क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप इसको करोगे स्टॉप, स्टॉप करने के बाद आपके पास एक काइंड ऑफ एक वीडियो फॉर्मेट के अंदर क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो अब ये चीज जो स्लाइड शो के ऊपर आपके पास आती है ना चीजें, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको रिकॉर्डिंग करने कहते हैं, पूरी पूरी स्लाइड्स की। इसके पीछे साउंड रिकॉर्ड होता है, यस, अभी जो मैं बोल रहा हूँ शायद हो सकता है कि वो साउंड भी रिकॉर्ड हो रहा हो उसके पीछे, इफ माइक में कोई इशू ना हो तो, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने करना ये कि आप लोगों ने सिर्फ स्लाइड्स को प्रेजेंट करते हुए अपने माइक ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ आपके पास एक इफेक्ट क्रिएट करेगा कि हाँ आपकी स्लाइड जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है, ऑटोमेटिकली आगे पीछे चल रही है आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये हो गया। इसके ऊपर एक्सप्लेन करते हुए अगर कुछ बताना हो कभी कि हमारे पास स्लाइड शो पे, जैसे हमारे पास स्लाइड शो हम लोगों ने क्रिएट करा, अब आप लोगों ने ये बताना है कि भाई इस वर्ड का मतलब क्या था, तो आप लोग यहीं से, यहीं रिकॉर्ड से अपने पास रिकॉर्डिंग करते हुए, जैसे आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे किसी पिक्चर के ऊपर एडिटिंग कर देते हो, कोई सर्कल वगैरह ड्रॉ कर देते हो कि यार इसको हाईलाइट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, कोई पैराग्राफ के अंदर से कोई चीज हाईलाइट कर देते हो, तो वो यहाँ नीचे से भी कर सकते हैं। यहाँ पे बटन दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे सिंपली, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ और अपने पास कोई टूल ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे टूल लिया। देखो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ना इसको कोई हाईलाइट भी कर सकते हैं कि भाई जैसे ये वर्ड है, बैनर है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हो। वैसे मैं प्रेफर नहीं करता रिकॉर्डिंग, ये बहुत ही कोई डिमांड वाली चीज होती है, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है ग्रुप के अंदर अगर 4 बंदे हैं, एक बंदे ने रिकॉर्ड कर भी दिया तो बाकी 3 तो नहीं करके लाके देंगे, ठीक है। तो बाकी 3 तो अपने हिसाब से चलेंगे, तो उसको वैसे ही नॉर्मल स्लाइड शो के ऊपर चलाया करो। मैनुअली चला दोगे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर उससे तुम्हें ना टाइम लिमिट का अंदाजा नहीं रहता। टाइम अगर तुम किसी स्लाइड पे ज्यादा भी लगा रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कम भी लगा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अब चलाना तो मैनुअली है, ठीक है। 4 बंदे मैक्सिमम किसी ना किसी प्रोजेक्ट में, या मिनिमम 2 बंदे तो होती हो, तो एक बंदा यहाँ बैठ के चला भी सकता है तुम्हारी स्लाइड वगैरह, ठीक है। तो उसमें कोई खास अपना कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग दबाते हैं स्केप, स्केप दबा के इसकी रिकॉर्डिंग को करते हैं खत्म। वंस आप लोगों ने अपनी स्लाइड वगैरह ड्रॉ कर ली, स्लाइड बना ली, स्लाइड बनाने के बाद अब आप लोग क्या कर सकते हो, इस स्लाइड के अंदर कुछ चीजें जैसे हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करी, एनिमेशन, स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन, इन सब चीजों से हटकर अगर जैसे फर्ज करो हम इस पे जाएं, यहाँ पर हमारे पास जो स्लाइड शो के अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं, प्ले नरेशन। प्ले नरेशन का मतलब होता है कि हर स्लाइड के पीछे वीडियो यानी कि ऑडियो रिकॉर्ड करो, और जब स्लाइड शो चलेगा तो वो ऑडियो भी प्ले करो। अब प्ले नरेशन का मतलब, नरेशन यार अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो क्या कहते हैं, तुम लोगों ने अक्सर वो मूवीज देखी होंगी जिसमें ना वो पहले बैकग्राउंड दे रहे होते हैं, पहले बता रहा होता है कि इसमें ये भी हुआ, इस कहानी में, इस कहानी में ये भी हुआ, नरेशन कहलाती है, ठीक है। कोई पोएम तुम सुन रहे हो उसके पीछे वो पूरा बैकग्राउंड दे रहा है कि इस पोएम के अंदर ये भी है, ये भी है, पूरा बैकग्राउंड जो दे रहा होता है ना वो नरेशन होती है। तो अगर आप अभी कभी अपनी प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो तो आप प्ले नरेशन पे चेक लगा दो, वरना इस पे भी चेक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है टीचर साउंड ऐड करने की, तो हम प्ले नरेशन क्यों लगाएं, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से प्ले नरेशन पे हटा दिया। कस्टम स्लाइड शो एक अलग सीन है। कस्टम स्लाइड शो में अब जैसे आपके पास स्लाइड है 4 बनेंगे एक ही लेवल के अंदर, अब आप चाह रहे हो कि पहले दूसरी आए, फिर चौथी आए, फिर पहली आए, फिर तीसरी आए, मतलब अजीब सी ऑर्डरिंग ही चेंज कर दी आपने। कस्टम अब स्लाइड शो में क्या है, आपने यहाँ पे F5 दबाया, F5 दबाने के बाद आप जैसे आगे जाओगे ना, सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, उसमें आप स्लाइड्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। पहले के बाद चौथी आ जाए, चौथी के बाद फिर दोबारा तीसरी आ जाए, दूसरी आ जाए, तो वो भी बहुत कम चीजें यूज होती है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम इन ऑप्शंस को यूज करते हैं, वरना नहीं करते, ठीक है। कस्टम स्लाइड शो पे अगर आप जाओ तो ये देखो, कस्टम शोज में आपके पास जाके आपने सिंपली क्लिक करा न्यू, और न्यू पे जाने के बाद अब आपने यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन मतलब इसकी ऑर्डरिंग सेट कर दी।
स्लाइड इन कस्टम फ्लो। अब देखो ये बता रहा है कि पहले टाइटल वाली स्लाइड आएगी आपके पास, फिर स्लाइड टू स्लाइड की, और फिर टाइटल लॉरेंट एक्सम वाली स्लाइड आएगी आपके पास। तो आप क्या करो, मैंने बोला कि यार फर्ज करो पहले ये चला दो इस तरीके से। तो अब देखो हमारे पास पहली स्लाइड कौन सी ऐड हुई है वहां पे, स्लाइड थ्री। तो वो शुरुआत ही स्लाइड थ्री से करेगा, मतलब कस्टम स्लाइड शो अगर आप लोगों ने क्रिएट करना हो तो आप लोग कर सकते हो। अगेन ये यूजफुल तो है, लेकिन ये हमारी फील्ड के अंदर यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए ऑप्शन इतना कारगर नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ पढ़ लिया, हाँ ठीक है, हाँ ये हो सकता है, कस्टम स्लाइड शो भी करा सकते हैं, बिगिनिंग वगैरह से भी चूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। अगेन इसी तरीके से इसके अंदर है तो बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन वो हमारे लिए नहीं। उससे मुराद क्या है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग जब प्रेजेंटेशन देने खड़े होंगे हम लोग प्रेजेंटेशन में इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे वेबसाइट के ऊपर फोकस। तो जब आप प्रेजेंटेशन में इतनी सारी चीजें पढ़ लोगे तो उसको इम्प्लीमेंट क्या करोगे, कहीं पे भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये सब चीजें काम की नहीं होगी। अब इसकी बात करते हैं थोड़ा सा कि यार पावर पॉइंट के ऊपर फर्स्ट करो, आप लोगों ने कोई प्रेजेंटेशन बनाई, नई स्लाइड ले लेके आप लोगों ने पूरी प्रेजेंटेशन वाइंड अप कर दी। वाइंड अप करने के बाद अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें थोड़ा सा आसान तरीका बताएं, ये तरीका बहुत मुश्किल है, हम लोग यहाँ पे जाके पूरी स्लाइड शो वगैरह मैनेज करें बेहतरीन तरीके से, मतलब अपना पूरा अलग से स्लाइड बनाए बैठते हैं। अब उनको चाहिए होता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान रास्ता, तो या तो वो एआई की तरफ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाते हैं, कोई ऐसा टूल मिल जाए उनको जो फ्री में प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दे दे उनको, या तो फिर वो जाते हैं कैनवा की तरफ। अब कैनवा में भी दो चीजें आती हैं आपके पास, एक तो पेड है कैनवा, और एक आपके पास फ्री वाला है। तो वो जाहिर सी बात है वो बेचारे फ्री वाले को जाके यूज कर रहे होते हैं। तो अगर आप कैनवा पे जा रहे हो तो कैनवा पे जाकर भी प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ई प्रोजेक्ट में अलाउड होता है। यहाँ से भी बना सकते हो, कैनवा से भी बना सकते हो, लेकिन कैनवा में हर चीज करना पॉसिबल नहीं है। वो हर चीज में से ना कुछ चीजें ऐसी होती है उनमें प्रीमियम कर देता है वो। तो आप उसको डाउनलोड करने जब बैठोगे तो डाउनलोड नहीं हो पाएगा। दूसरा, अभी जैसे यूसुफ ने एक सवाल किया था क्लास के अंदर कि सर हमारे पास हम लोगों ने बहुत सारे गिफ्ट्स उठाए या बहुत सारी इमेजेस उठाई हमने, अब वो उसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड ला रहा है, हम क्या करें, हम उसको बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करेंगे, वो नहीं हो रहा है वो हमारे पास। अब उस बैकग्राउंड को रिमूव करना हो अगर आपने, तो भी आप एआई टूल की मदद ले सकते हो। ये कहाँ यूज होगा, वेबसाइट पे यूज होगा। तुम लोगों ने कोई इमेज उठाई, किसी बंदे की इमेज उठाई, उसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, अब आप चाह रहे हो कि उस बंदे के पीछे बैकग्राउंड ना आए, वो मेरी वेबसाइट पे डायरेक्टली यूज हो जाए, सिर्फ बंदा, पीछे का बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे। तो उसके लिए भी आप एआई टूल को यूज करोगे। तो कैनवा टाइप के टूल्स, एआई टूल्स जो है ना, हम लोग इससे हटकर भी यूज कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट के ऊपर बेसिक चीजें हमें जो समझ में आनी चाहिए ना, वो ये कि इंसर्ट का टैब कैसे काम करता है, एनिमेशन, स्लाइड शो, ट्रांजिशन। ये चार चीजें या पांच चीजें आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए कि हमारे पास ये चीजें काम कैसे करती हैं। बाकी इतना कोई खास इसका काम नहीं है। वो जो वर्ड वाली कहानी है वही यहाँ पर है कि क्लिक करो, क्लिक करके चेंज करो, टेक्स्ट कुछ भी अपनी मर्जी से लिख दो। तो इंट्रोडक्शन की जगह तुम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हो, चैट जीपीटी से पैराग्राफ निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई थोड़ी बहुत चीजें पावर पॉइंट के हवाले से, ठीक है। तो पावर पॉइंट इससे ज्यादा यूजेज हमारे पास नहीं है। अब बात करते हैं अगर इसकी कॉम्पेटिटर की, यानी कि कैनवा की। तो कैनवा में और इसमें क्या फर्क है, मेरा ख्याल है कि कैनवा इससे ज्यादा एडवांस है, लेकिन कैनवा पे हम हर चीज नहीं कर सकते। जैसे आप, अब यहाँ पे तो इतने सारे ऑप्शन है अजीब अजीब किस्म के, हमें तो वो सारे पता भी नहीं, मुझे खुद को भी नहीं पता ये सारे ऑप्शन करते क्या है, ठीक है। तो मैं कैसे बताऊं, अब यहाँ पर आओ, अगर मैं इसको स्केप करें, स्केप करने के बाद अगर मिनिमाइज करें, तो कैनवा पे ऑप्शन भी कम है। एक तो कैनवा यूजर फ्रेंडली भी है। यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है कि जो किसी ह्यूमन को बड़ी आसानी से समझ में आ जाए उसके ऑप्शन के कर क्या है। जैसे वर्ड वाले ऑप्शन आपके पास, वर्ड बहुत ही यूजर फ्रेंडली तरीके से उन्होंने बनाया है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के ऑप्शन सामने दिए हुए, कलर चेंज करने के ऑप्शन सामने दिए हुए। तो सबसे आसान तरीन चीज वर्ड ही है, सबसे पहले सीखा भी वही जाता है, ठीक है। इसी के बाद अगर हम कैनवा की बात करें, तो कैनवा डाउनलोड होके भी चलती है मोबाइल में। और अगर आप मोबाइल में चला रहे हो कैनवा, अगर आपके पास इतना, आपके पास एक स्किल आ गई है कि आप मोबाइल में एडिटिंग कर सकते हो, या मोबाइल पे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, मतलब वेस्ट नहीं करते आप लोग, एडिटिंग करते हो। अगर आप मोबाइल में एडिटिंग करना चाहते हो तो आपके पास एक वेबसाइट है हैप्पी मूड डॉट पी के, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो हैप्पी मूड का। हैप्पी मूड नहीं, सॉरी हैप्पी मोड है, सॉरी सॉरी। तो हमारे पास ना हैप्पी मोड है, हाँ यही है। जहां से जाके ना आप अपने मोबाइल के लिए एक एपीके डाउनलोड कर सकते हो कैनवा की, प्रीमियम कंटेंट की, फ्री में मिल जाता है आपको यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ये ज्यादातर लोग गेमिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गेम उठाते हैं यहाँ से, लेकिन आप लोग यहाँ पे सर्च करके ना, ये जो लिखा हुआ है जीटीए पबजी, ठीक है। तो प्रीमियम कंटेंट उठा सकते हो यहाँ से बहुत इजीली। ये आपको मोबाइल में खुद ही डाउनलोड करके दे देगा, मोबाइल में खोलो वेबसाइट को और वहां से अपने पास कैनवा का प्रीमियम वर्जन डाउनलोड कर लो। लेकिन हर कोई बंदा एडिटिंग कर पा नहीं रहा होता मोबाइल पर, मतलब वहां पे प्रीमियम कंटेंट फ्री तो मिल जाता है, लेकिन वो मोबाइल में एडिटिंग करना, उसको जूम इन जूम आउट कर करके देखना वो बहुत अजीब सा होता है भारत। तो ये वो वेबसाइट है, ये मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग में इसलिए डाल दी है कि आप लोगों में से अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो मोबाइल में जाने के लिए, तो वो यहाँ से जा सकता है। हो सकता है कि यही प्रोजेक्ट से हटकर कभी जाना हो मोबाइल साइट की तरफ, तो जा सकते हो। फ्री फ्री कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा आपको कैनवा का, सॉरी प्रीमियम कंटेंट फ्री में, सॉरी। अब यहाँ पर आते हैं,
जरा इसके कंपेटिटर की तरफ चलते हैं कि canva.com में और पावर पॉइंट में फर्क क्या है, मतलब लोग इसकी तरफ क्यों इंक्लाइन हो रहे हैं ज्यादा और पावर पॉइंट को क्यों छोड़ रहे हैं। ये जो वेबसाइट है ना आपके पास, सबसे पहले तो ये देख लो कि इस वेबसाइट का यूआई कितना जबरदस्त किया हुआ है। पावर पॉइंट के अंदर बेकार सा यूआई है, बेकार से ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपके पास अपनी मर्जी की एनिमेशन वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। कैनवा का जो अकाउंट वैसे अभी चल रहा है ना, वो अराउंड को चल रहा है 750 समथिंग या 800 समथिंग फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप, ठीक है। तो आप उसको भी चाहो तो यूज कर सकते हो, वरना यहाँ पर ना कैनवा फॉर एजुकेशन का ऑप्शन होता है। कैनवा फॉर एजुकेशन लिख के आप अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो कि आप स्टूडेंट हो, अपने स्टूडेंट की एनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड कर दो, या आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है कि अपना जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर बता दो, ये बता दो, वो बता दो। सब कुछ आपने बता दिया। बताने के बाद ये आपसे 7 दिन का ट्रायल मांगता है, 7 दिन की जो है वेरिफिकेशन मांगता है। केवल 7 दिन उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री में देता है कैनवा, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट प्रूफ करने में कामयाब हो जाओ अपने आपको कि आप स्टूडेंट हो, तो कैनवा आपके लिए फ्री हो जाता है। यही वेबसाइट सेम, ठीक है। तो कैनवा फॉर एजुकेशन, ट्राई कैनवा प्रो फॉर फ्री। आपके पास तरीकेकार है, बता भी रहा है किस तरीके से करना है। यहाँ पे जाके ना कैनवा फॉर एजुकेशन, ये रहा टीचर्स एंड स्कूल, यहाँ पे जाके आप अपने पास क्या कर सकते हो, कैनवा को फ्री में भी हासिल कर सकते हो। कुछ लोग, पाकिस्तान में ऑप्शन इनेबल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने शायद अपना कभी गिटहब का नाम सुना हो, अगर उस वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट बनाओ और उस अकाउंट से यहाँ पर रजिस्टर करो, तब भी फ्री में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में वो ऑप्शन इनेबल नहीं हो, तब भी वेरिफिकेशन मांगता है। तो आप लोग एजुकेशन पे जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यहाँ से आप लोगों के पास जो कैनवा के पेड कंटेंट है वो फ्री में आ जाएगा, लेकिन पहले आपको प्रूव करना होगा कि आप स्टूडेंट हो या नहीं, यानी कि कॉलेज का कुछ ना, आप कार्ड दिखा दो कॉलेज का, कोई मार्कशीट दिखा दो कॉलेज की, ठीक है। वो पिक्चर मांगता है आपसे, वो पिक्चर खींच के दे दो, ठीक है। 7 दिन का वेरिफिकेशन टाइम होता है, उसके बाद आपके पास कैनवा फ्री में मिल सकता है आपको 12। अच्छा भाई, तो जिस तरीके से नेटफ्लिक्स वगैरह के अकाउंट आप लोग शेयरिंग में चलाते होगे, कैनवा के अकाउंट भी शेयरिंग में चलते हैं। तो किसी एक बंदे ने ले लिया, आपको अपना आईडी पासवर्ड बता दिया, आप लोगों से महीने ये कोई तकरीबन कोई 200-300 रुपये लेता रहा, ठीक है। तो शेयरिंग में आप इस तरीके से भी जुगाड़ लगा के काम कर सकते हो। लेकिन बहरहाल हम वो तो एक अलग ही कहानी है किस तरीके से होगा। जब भी आप कैनवा पे जाओगे, आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ एक चीज नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास, अगर क्रिएटिव डिजाइन पे आप जाओ, तो आपके पास यहाँ पर आता है कि आप लोगों ने बनाना क्या क्या है। व्हाइट बोर्ड, जैसे हमारे पास ये वाला जो व्हाइट बोर्ड है ना, इसके पीछे जो है मुझे समझाने के लिए मुझे कुछ करना होता है तो मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ जाता हूँ। तो आपके पास ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन भी होता है। अगर आप कोई सीवी रेज्यूमे वगैरह बनाना चाहते हो, इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह बनाना चाहते हो, तो यहाँ बना सकते हो। ये काम पहले पावर पॉइंट के ऊपर लोग करते थे, मतलब इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह बनाते थे, लेकिन अब नहीं बनाते। उसका रीजन ये है कि पावर पॉइंट बहुत पिट चुका, ठीक है। उसके अंदर फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आपके पास नहीं है, तो अब वो सारे फीचर उन्होंने यहाँ डाल दिए। तो ये पावर पॉइंट का कंप्लीट, क्या कह सकते हैं इसको, पावर पॉइंट का ये समझ लो कि कंप्लीट कंपेटिटर है ये, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ पर आते हैं, जो हम लोग बात करने आए थे ना, वो उसकी हम लोग बात करने आए थे प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन हमारे पास ये, प्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट बना के आपको लैंडस्केप में ही देता है, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंटेशन में और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में फर्क है। पहला तो ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या है, आप उस टॉपिक के बिहाफ पर अपना खुद का टेम्पलेट जनरेट कर सकते हो। पावर पॉइंट में क्या है देखो, यहाँ पर अगर आप आओ तो पावर पॉइंट के अंदर अगर आप नई फाइल लेना चाहो, यहाँ पर आके एक न्यू फाइल लेते हैं, देखो इसके बने बनाए खुद के टेम्पलेट हैं, आप इन्हीं को चूज कर सकते हो। टॉपिक वाइज नहीं है। अगर फर्स्ट करो मैं कोई मेडिकल वेबसाइट बना रहा हूँ, उस मेडिकल वेबसाइट के ऊपर मुझे कोई प्रेजेंटेशन देनी है, अब मुझे इन्हीं में से चूज करना पड़ेगा, फिर उसकी कलर स्कीम चेंज करनी पड़ेगी, उसके अंदर पिक्चर चेंज करनी पड़ेगी। कैनवा में ऐसा नहीं होता। कैनवा पे आप जाओ अगर, तो यहाँ पर आने के बाद अगर आप मेडिकल टेम्पलेट सर्च करते हो, तो आपके पास सिर्फ वो टेम्पलेट उठकर आएंगे जो मेडिकल से रिलेटेड हो, ठीक है। यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन उन्हीं मेडिकल टेम्पलेट से रिलेट करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास इसकी सर्चिंग बहुत एडवांस है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी एक टॉपिक चूज करो, बस यहाँ जिन पे ये जो टास्क शायद बना हुआ है ना, ये प्रो कंटेंट है। मोबाइल में फ्री मिल जाएगा आपको ये, लेकिन ये पीसी में अगर आप चलाने जाओगे तो आपको प्रो ही नजर आएगा, ठीक है। तो अगर आप वो हैप्पी मोड से डाउनलोड कर लेते हो चीजों को, कंटेंट को, तो फिर आपको ये सब फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। सो अब फर्ज करो कोई भी बेसिक चीज उठाते हैं। अब देखो इसके अंदर 12 पेजेस हैं, यानी कि इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट हर पेज आपका हुआ हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो यही करते हैं कि वो पावर पॉइंट पे नहीं जाते, वो कैनवा पे चले जाते हैं। कैनवा पे जाके पूरी प्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अपनी बनाते हैं, बनाने के बाद उसको अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं, वो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाती है। जैसी वो पीडीएफ में डाउनलोड होती है, या वो क्या करते हैं उसको वीडियो में डाउनलोड कर लेते हैं, वीडियो के तौर पे चला के दिखा रहे होते हैं उसको। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बताता हूँ अभी किस तरीके से करना है, ठीक है। आप यहाँ पे करो अप्लाई ऑल 12 पेजेस। देखो अब आप कोई मेडिकल वेबसाइट अगर बना रहे थे अपने पास, तो आपके पास ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बन के आपके सामने आ चुकी है। किसी चीज को अगर आपने एनिमेट करना है, जैसे फर्स्ट करो हमारे पास वहां पे ऑप्शन होता था ट्रांजिशन का, एनिमेशन का। अब ये चूंकि उसका कंपेटिटर है,
तो इसने पूरी वेबसाइट तो आपको, सॉरी पूरी प्रेजेंटेशन तो आपको बना के दे दी है। लेकिन अगर आप खुद से भी किसी चीज को एनिमेट करना चाह रहे हो ना, तो बहुत ही आसान है। जैसे फर्स्ट करो, आपके पास ये टेक्स्ट, इसको एनिमेट करना है तो क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद देख रहे हो ऊपर एनिमेट का ऑप्शन है। तो जिस चीज को आपने एनिमेट करना हो डायरेक्टली यहाँ से भी एनिमेट करा जा सकता है। क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एनिमेशन के अलग अलग तरीके कार हैं। तो ये रिलेटिवली कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो पावर पॉइंट से बहुत ईजी है। बस ये है कि इसकी स्पीड वगैरह हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेड वर्जन के अंदर होती है। लेकिन एनिमेशन वगैरह यहाँ से बहुत इजीली अप्लाई हो सकती है। और बाकी इस पे भी काम वैसे ही होता है जैसे पावर पॉइंट वर्ड पर होता है। सिर्फ आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप कर दो, वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिख तो दिया, लेकिन उस टेक्स्ट को अगर आपने स्मॉल करना है तो आप ऊपर से वही करोगे तरीकेकार जो आप ऑफिस वर्ड में करते हुए आ रहे हो, बहुत ही कोई बेसिक तरीकेकार है, ठीक है। इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप आके टेक्स्ट वगैरह भी चेंज अपनी वेबसाइट के लिए कर सकते हो। एनिमेशन तो लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन आप इसके ऊपर से खेल भी सकते हो इसके ऊपर अगर आप चाहो तो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एनिमेशन वगैरह और अपनी वेबसाइट, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर पिक्चर्स वगैरह इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अभी बराबर में जो पिक्चर लगी हुई है, अगर आप इस पिक्चर पे जाओ तो देख रहे हो इस पिक्चर के अंदर इसने ये चीज लगाई हुई है। आप चाहो तो इस पिक्चर को डिलीट करो, सिंपल बैक स्पेस दबा दो, पिक्चर डिलीट हो जाएगी। बेसिक है, बहुत ही आसान है। वहां पे राइट क्लिक करके डिलीट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग बेसिक सिंपल बैक स्पेस दबा के भी कर सकते हो। कोई भी अपने पास पिक्चर उठाओ जो आपके पास डाउनलोड में पड़ी हुई हो, उस पिक्चर को यहाँ पे लाके अगर आप लोगों ने लगाना है तो आप किस तरीके से लगा सकते हो। यहाँ पर आपके पास डाउनलोड 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 कहाँ गया, कोई एक पिक्चर हमें सही सी मिल जाए। ये क्या है, बुक कलेक्शन भाई। इसको उठाओ। अब मेरा सबसे आसान तरीन तरीका ये होता है कि मैं जब भी कभी काम करता हूँ फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में, मैं सिर्फ ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ। उस पिक्चर को उठाओ, मैं अलग से जाके फाइल में जाके ओपन वगैरह नहीं करता। पिक्चर को उठाने के बाद ना छोड़ना नहीं, उसको गूगल पे लेके जाओ, और गूगल पे ले जाने के बाद उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। यहाँ पे अच्छा डाउनलोड में गए हम लोग, यहाँ से हम लोगों ने वूप उठाया, उठा के यहाँ पे गए और यहाँ लाके रख दिया। तो हमारे पास ये दो तरीके कार हैं जो आप कर सकते हो। सिर्फ ड्रैग करो, ड्रॉप करो, अपने पास कोई भी इमेज डाउनलोड कर लो, अपनी वेबसाइट पे उसको लाके लगा दो, या अपनी प्रेजेंटेशन पे उसको लाके लगा दो। तो इस तरीके से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम भी अपने पास कर रहे होते हैं। तो ये तरीके कार था। अगर आप यूज करना चाहो इन सब चीजों को तो आप कर सकते हो। कोई मेडिकल प्रेजेंटेशन अगर आप बनाना चाहो तो, वैसे ये मेडिकल नहीं है भाई, दूसरी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को कि हम लोगों ने काम करना है किस तरीके से, पिक्चर वगैरह लगानी है तो वो किस तरीके से करना है, एनिमेट करना है तो वो किस तरीके से करना है। इसके ऊपर अगर आप लोग प्रेजेंटेशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या, हो जाओगे, इतना मुश्किल नहीं है। जब आप अपने पास प्रेजेंटेशन वगैरह बना लो तो आप लोगों ने करना ये होता है कि आपने शेयर पे जाना है, और शेयर पे जाने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है डाउनलोड का। जब भी कभी आप ई प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बनाओगे आप उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि देखो आपके पास पीडीएफ प्रीमियम कंटेंट है इसके अंदर या नहीं है, या फिर आपने सिंपल इसको पीडीएफ के अंदर डाउनलोड कर लेना अगर बेसिक कंटेंट है। तो आप क्या करो, सिंपली इसको कर लो डाउनलोड पे क्लिक। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपके पास ये चीजें डाउनलोड हो जाएंगी, तो आपके पास बेसिक पीडीएफ जो आपकी प्रेजेंटेशन का है वो डाउनलोड हो सकता है। अगर आप पावर पॉइंट पे कोई चीज बना रहे हो और आप उसको एज पीडीएफ सेव कर रहे हो, पीडीएफ से होता क्या है, लास्ट टाइम मुझे याद है थोड़ा सा, वर्ड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कुछ बच्चों का सवाल था कि सर हम घर पे कुछ बनाते हैं, यहाँ पे जब लाते हैं तो उसकी अलाइनमेंट खराब हो जाती है। तो वो अलाइनमेंट कैसे सही हो सकती है, आप कोई भी फाइल बनाओ, उसको एज पीडीएफ सेव कर दो। पीडीएफ से क्या होता है कि जो चीज जहां पर है ना वो इमेज फॉर्मेट में सेव हो जाती है। अब जैसे ये प्रेजेंटेशन है पूरी, इसके ऊपर जितनी भी स्लाइड्स है ना वो सारी की सारी इमेज फॉर्मेट के अंदर सेव हो चुकी है। अब वो खराब नहीं होंगी, तो आप उसको कहीं पे भी खोल लो, ठीक है। तो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर सेव करने का मकसद ये है, जहां जैसे पूरी स्लाइड बना के दी उसको भी बाय डिफॉल्ट पीडीएफ में सेव कर, पीडीएफ में सेव कर लो तो बेहतर, ठीक है। तो हमारे पास ये पीडीएफ में जब आपके पास फाइल सेव हो जाएगी, ये आपकी वेबसाइट वो प्रेजेंटेशन है, इसको उठा के डालो अपने ई प्रोजेक्ट के अंदर, खोलो और खोल के प्रेजेंट कर दो इसको, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से भी काम हो सकता है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, पावर पॉइंट की तरह ही है, कोई खास इसमें वो नहीं है। बस इसके अंदर ट्रांजिशन और एनिमेशन के लिए आपको वीडियो बनानी पड़ेगी, आपको उसमें यहाँ पे डायरेक्टली नहीं काम हो सकता उसके ऊपर, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, आप पावर पॉइंट भी यूज कर सकते हो, दोनों तरीके का आपको आप पता चल चुके। कैनवा पे भी जा सकते हो, पावर पॉइंट भी यूज कर सकते हो। अक्सर लोग कैनवा पे जा रहे होते हैं क्योंकि टेम्पलेट ज्यादा है यहाँ पे, पावर पॉइंट से रिलेटिवली ज्यादा भी है और आसानी से एडिट भी हो जाता है। तो अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों ने जिस भी टेम्पलेट पे जाके क्लिक करना हो आप लोग कर सकते हो। यहाँ तक तो हमारे पास हमारा जो वर्ड है, एक्सेल है और जो पावर पॉइंट है वो यहाँ पे काइंड ऑफ रैपअप होता है। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो अकॉर्डिंग टू यू गाइस, अगर आपको लगता है कि भाई वर्ड के ऊपर कोई टॉपिक था ऐसा जो आउट हो गया, या एक्सेल के ऊपर कोई टॉपिक था जो आप लोगों को लगता है कि नहीं यार ये चीज नहीं पल्ले पड़ी,
पावर पॉइंट के ऊपर लगता है कि वो चीज पहले नहीं पड़ी, तो मुझे बता दो एक दफा, ताकि फिर हम उसको एक दफा देखें फिर आगे चलें, क्योंकि हम लोग इसके बाद जो स्किल शुरू करेंगे हम वापस पीछे नहीं आएंगे। कुछ सर भी। आपने बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन हुआ कि हम लोग उसके लिए जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, स्क्रीनशॉट वगैरह और साथ, और जब हम लोग पावर पॉइंट पे बनाएंगे तो उसके अंदर इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्यों जैसे वर्ड पे 7 चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर इन चीजों की मतलब दोनों में क्यों कम्प्लेक्स है? अगर हम लोग वही चीज इसके अंदर भी करेंगे स्क्रीनशॉट और ये सब एक प्रोजेक्ट के लिए लगेगा। देखो, डॉक्यूमेंटेशन में और प्रेजेंटेशन में फर्क क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंटेशन तुम यहाँ पे खोल के दिखाओगे, देखो डॉक्यूमेंटेशन इज काइंड ऑफ प्रूफ कि जो रिक्वायरमेंट उन्होंने दी थी वो सब पूरी हो गई। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत डिटेल्ड बनती है। डिटेल से मुराद क्या है, तुम्हारे पास जितने भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं उन सबको तुम डिटेल में एक्सप्लेन करते हो कि इस स्क्रीनशॉट का मतलब क्या है, इस रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, वो बहुत डिटेल होती है। तो तकरीबन 7 8 9 पेजेस तो हंसते खेलते बन जाते हैं। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, तुम यहाँ पे खड़े हो गए आगे, अब प्रेजेंटेशन में तुम लोग प्रेजेंट कर रहे हो तो वेबसाइट पर, यानी कि वेबसाइट तुम्हारे पास होती है, तो हम वेबसाइट को डिटेल में प्रेजेंट करते हैं। हम अपने आइडिया को सिर्फ छोटी छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाते हैं कि ये हमारे टीम मेंबर है, ये हमारा वर्क फ्लो था, इतने दिन से इतने दिन तक हम लोगों ने ये काम करा और ये हमारी प्रेजेंटेशन है, थैंक यू। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके पास कौन सी है, थैंक यू की स्लाइड। ठीक है, तो 4 से 5 स्लाइड्स अगर आप बनाते हो उस प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत है। प्रेजेंटेशन को अगर डिटेल में लेके जाओगे तो फिर वेबसाइट पे जब तक तुम पहुंचोगे तब तक तुम्हें 15 20 मिनट तो उसी प्रेजेंटेशन के ऊपर हो चुके होंगे। ठीक है, तो वो एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि तुम्हारे पास क्लास में 4 5 ग्रुप और भी होंगे, तो क्या वो फिर अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, और वो तुम्हें बहुत अच्छे अल्फाजों में याद कर रहे होंगे कि यार ये जाएगा तो हमारे। ठीक है, तो इसलिए लंबी हम लोग नहीं करते, हम लोग प्रेजेंटेशन को शॉर्ट ही रखते हैं, टू द पॉइंट रखते हैं। हमेशा ये बात याद रखना, प्रेजेंटेशन शॉर्ट रखो, टू द पॉइंट रखो, खत्म। हम लोग जो अभी अपने पास स्किल पढ़ेंगे उसमें भी ना तुम देखना प्रेजेंटेशन यूज हुई, उन्होंने पीपीटी बनाई है, बुक तुम्हारे पास इतनी लंबी चौड़ी मोटी बुक है, प्रेजेंटेशन को अगर तुम लोग देखोगे ना बहुत ही छोटी, बहुत ही ज्यादा छोटी, क्योंकि उसके अंदर टू द पॉइंट बात करते हैं। प्रेजेंटेशन में बुलेट पॉइंट्स का यूज अक्सर होता है, मतलब ये बात याद रखना, प्रेजेंटेशन के अंदर हमेशा बुलेट पॉइंट यूज होंगे। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंटेशन यूज हुई है, यहाँ पे कहीं पे भी बुलेट पॉइंट नहीं है, इसने इन्होंने यहाँ पे लगाने की कोशिश करी है लेकिन बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। सबसे पहली चीज तो ये कि प्रेजेंटेशन के अंदर बुलेट पॉइंट यूज करने आप लोग पूरा आइडिया नहीं देते कभी भी प्रेजेंटेशन के अंदर। ये मत समझना कि तुम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन को पूरा एक्सप्लेन करना, इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ बुलेट पॉइंट डाल दो। जैसे तुम लोगों ने बोला हमारी वेबसाइट इस बारे में थी, एक लाइन लिख दी। फिर तुमने बोला सेकंड सेकंड पॉइंट हमारी वेबसाइट का ये था कि हमारी वेबसाइट में ये भी था, ये भी होना था, ये भी होना था, तुमने एक बुलेट पॉइंट लिख दिया, तो 5 लाइन लिख दी। उनको एक्सप्लेन तुम लोग खुद वर्बली करो। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जहां कंटेंट कम होता है तुम्हारे दिमाग में कंटेंट ज्यादा होता है, तुम उसको एक्सप्लेन ज्यादा कर रहे हो। तो यही काम जब हम लोग अपने पास कोई स्किल पढ़ रहे होंगे एचटीएमएल सीएसएस की, तुम देखना उसमें उन्होंने क्या करा होगा, ऐसे पॉइंट दिए तुम, उन पॉइंट्स को टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है, वहां नहीं एक्सप्लेन हुए होते, वहां तो सिर्फ लाइन लिखी हुई होती है। तो प्रेजेंटेशन का एक गोल्डन रूल है कि प्रेजेंटेशन में बुलेट पॉइंट या 1 से 2 लाइन से ज्यादा, ये रूल है प्रेजेंटेशन, 1 2 लाइन से ज्यादा कंटेंट कभी भी नहीं लिखा जाता प्रेजेंटेशन में। हमेशा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन मैक्सिमम, बस 3 लाइन भी बहुत हद से हद, 2 लाइन के अंदर अपनी सारी कहानी मुकानी होती है। ठीक है, बात ले रहे हो भी, सही, सही है। तो हमारे पास ये तो खैर प्रेजेंटेशन की जो हमारी कहानी थी वो कंप्लीट हो गई। अच्छा अब ये क्या है, अच्छा ये इमेज है। ठीक है, तो अब ये था हमारे पास प्रेजेंटेशन। अब कुछ चीजें हैं जो मुझे बतानी है आप लोगों को, वो ये कि आप लोगों के जो बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो आप लोगों के पास आउटलुक, वन नोट, वन ड्राइव, ये 3 प्लेटफॉर्म आपके पास आते हैं। तुम लोगों ने कभी मोबाइल में नोट पैड चलाया, मोबाइल में मोबाइल से चलाया हो कभी जिंदगी में, मोबाइल चलाया, मोबाइल चलाया, मोबाइल के अंदर नोट पैड भी होता है। फेसबुक इंस्टाग्राम से थोड़ा सा बाहर निकलोगे ना तो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कहीं ना कहीं नोट पैड भी मिलता है जो है मोबाइल पे। तो नोट पैड के अंदर तुम कोई भी चीज टाइप कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अगर तुम लोगों को टाइप करना हो। वही सेम चीज अगर तुम कंप्यूटर में टाइप करना चाह रहे हो तो उसको वन नोट की दुकान में तुम लोग आमतौर पर कह सकते हो। अच्छा, वन नोट में और नोट पैड में फर्क क्या है, अगर तुम लोगों ने ये चीज तो देखी होगी, इसके बारे में सबको पता होगा नोट पैड क्या होता है। नोट पैड पे अगर आप टाइप करते हो ना तो ये लोकल कंप्यूटर में सेव होता है आपके। अगर आप वन नोट पे टाइप करते हो कोई चीज तो वो क्लाउड है। आप लोग चूंकि आईटी के स्टूडेंट हो तो आई होप के सबको क्लाउड का मतलब पता होगा, जिसको नहीं पता वो समझ ले, क्योंकि आप लोगों से आगे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। क्लाउड का मतलब होता है कोई भी चीज जो इंटरनेट पे सेव होती हो। ठीक है, आपके अकाउंट से लिंक्ड हो और इंटरनेट पे सेव हो, जैसे आपकी गूगल फोटोज, अगर आप गूगल फोटोज पे जाओ, आपने कोई भी पिक्चर क्लिक करी वो इंटरनेट पे सेव हो गई। आप जब भी कभी मोबाइल चेंज करोगे अपना अकाउंट दूसरे मोबाइल में डालोगे, वहां पे आपकी पिक्चर्स आ जाएंगी सारी। तो ये क्या है, क्लाउड है। आईटी में क्लाउड का मतलब क्या है, बैकअप है। बैकअप कौन सा वाला बैकअप, ऑनलाइन बैकअप। ठीक है, जितनी भी चीजें आप अपने पास जितने भी डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हो, जितनी भी फाइल जमा कर रहे हो,
अगर उनका बैकअप बन रहा है कहीं ना कहीं ऑनलाइन, जैसे आप लोगों की गूगल ड्राइव में क्या हो रहा है, जो चीज आप यहाँ बनाते हो आप उसको गूगल ड्राइव पे डाल देते हो, ताकि आप घर जाके डाउनलोड कर लो, या आप किसी बंदे को शेयर कर सको ऑनलाइन इंटरनेट पे। तो वो क्या है आपके पास क्लाउड है। क्लाउड के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास सिंपल सारा डेटा आपका एक जगह स्टोर हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। वहां से आप किसी बंदे को एक्सेस भी दे सकते हो उसका, और वहां से उसको यूज भी कर सकते हो खुद कहीं पे भी, कहीं बैठे बैठे, लेकिन जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस हो। तो क्लाउड का मतलब समझ जाए कि क्लाउड क्या होता है आपके पास, वो जगह जहां पर आपका डेटा स्टोर हो रहा हो, लेकिन वो जगह इंटरनेट पे होती है, यानी कि आसमान में होती है। क्लाउड का मतलब ही क्या है, बेसिकली बादल तो आसमान में होगा। तो आपके पास नोटपैड में और वन नोट में फर्क बहुत बेसिक है। वो ये कि नोटपैड में जब आप कुछ लिखोगे, अब आपके ये लोकल पीसी के अंदर है, ये क्लाउड है अभी। अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है, ये मेरे अकाउंट पे सेव हो रहा है, अकाउंट पे नहीं, ये मेरे कंट्रोल, ये लोकल पीसी के अंदर सेव हो रहा है, लोकल कंप्यूटर के अंदर। मैं सेव करूंगा ना, कंट्रोल एस दबाऊंगा, तो कंट्रोल एस से मेरे पास ये फाइल सेव होती है। तो हमेशा किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, चाहे कोडिंग की फाइल हो, चाहे वर्ड की फाइल हो, कोई भी, उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस शॉर्टकट की है। जब आप कंट्रोल एस प्रेस करोगे, उसके बाद आप अपनी फाइल का नाम यहाँ से चेंज करते हो, कोई भी नाम रखो और उसको सेव कर दो। अब ये आपके कंप्यूटर के अंदर लोकली सेव है। ग्लोबल सेव करने के लिए या क्लाउड पे सेव करने के लिए आपके पास अकाउंट का होना जरूरी है। जैसे आप लोगों के पास सबके जीडीएन वाले अकाउंट है, उन जीडीएन वाले अकाउंट के ऊपर आप जब ड्राइव पे अपलोड कर रहे हो, आपने आज तक जितनी भी चीजें ड्राइव पे अपलोड करी सब कुछ पड़ी है यहाँ पे पहले से, ठीक है। आप लोगों के अकाउंट पे जितनी भी टेक्स्ट फाइल आपने अपलोड करी, जितनी वर्ड की फाइल अपलोड करी, वो क्लाउड है, ठीक है। तो वो जगह जहाँ इंटरनेट पे आपका सारा मवाद पड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्लाउड कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज क्लाउड में नहीं आती, तो वन नोट क्लाउड में आता है। वन नोट को चलाने के लिए अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि आप लोगों के पास या तो अपना हॉटमेल की आईडी होनी चाहिए @hotmail.com की, वरना आपके पास @outlook.com की आईडी होनी चाहिए, जो कि विंडो सपोर्ट करता है। वो आईडीज होनी चाहिए विंडो के प्लेटफॉर्म चलाने के लिए। जैसे एमएस ऑफिस है, तुम लोगों ने देखा होगा एमएस ऑफिस जब तुम लोग डाउनलोड करते हो ना, तुम लोगों से आईडी मांगता है वो, साइन इन करो, ठीक है, अपना अकाउंट डालो एमएस ऑफिस का। अब एमएस ऑफिस में अगर तुम @gmail वाला डालते हो ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि @gmail गूगल का अकाउंट है। तो एमएस ऑफिस के लिए आपको एमएस ऑफिस वाला अकाउंट चाहिए होता है, उसके लिए आपको अलग से @hotmail.com की आईडी होती है, वो बनानी पड़ती है। @yahoo वाली भी बहुत पहले चलती थी, लेकिन अब याहू वाली उन्होंने बंद कर दी। तो आपके पास @hotmail, ये @outlook वाली, ये वाली आईडी आपके पास चलती है। बिल्कुल वैसी ईमेल आईडी बनती है जैसे आप लोग अपने पास जीमेल पे बनाते हो, लेकिन बस उसके अंदर थोड़ा सा एंड में फर्क होता है @ के बाद। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर सीन क्या है। हमारे पास वन नोट में से शायद इस पीसी में होगा वन नोट, ये रहा। इस वन नोट को अगर आप क्लिक करो, ये बिल्कुल सिर्फ नोट पैड है, कुछ भी नहीं, कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं। सिर्फ आप टाइप कर सकते हो चीजों को, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट रख सकते हो अपने पास इसमें जाके। इसका